There are no secret to success, and success is the sum of small efforts repeated day in and day out. It is the result of preparation, hard work, discipline, and learning from the failure. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to start with a new series on the Competition Act. If we talk about the Competition Act, in this video, I will discuss with the introduction and background, aims and objectives. If we talk about the introduction and background of the Competition Act, competition means struggle or contention for the superiority. In the corporate world, the term competition means a process whereby the economic enterprise compete with each other in order to secure the customers for their products. The competition means a process of rivalry between the firms seeking to win customers to control greater market power. A dynamic competitive environment supported by effective competitive policy and lies considered to be one of the essential elements of a successful market economy. And main advantage of having the competition in the market are the lower prices, better products, wider choice, and greater efficiency than those existing in the competition or monopoly. For purpose of maintaining the healthy competition in the market, producers must follow their certain rules. Thus, we can say that competition is a tool through which the government controls and regulates the producers in the market. So, main purpose of the Competition Act was to promote the competition in the market so that the interests of the consumers can be protected and goods and services are sold at the competitive prices, as well as consumers have the choice as to the products they wish to purchase. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ये भारत में एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इस अधिनियम ने एकाधिकार एवं अवरोधक व्यवहार अधिनियम का स्थान लिया है। इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा की स्थापना की गई है। इस अधिनियम में देश में आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने, उपभोक्ता के हितों की रक्षा हेतु बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उससे जुड़े एवं संबंधित मामलों के लिए देश में एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज पास्ड। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1 सितंबर 2009 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है इसका जो मेन उद्देश्य है वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। 2009 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया था और देश में प्रतिस्पर्धा के विकास एवं बाजार में उचित नीतियों के प्रयोग के प्रति सराहनीय कार्य किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सशक्त करने व नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ नियमों द्वारा उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के अनुरूप गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सशक्त करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा जो कानून है वो मुख्यतः वो कानून है जो कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों पर नजर रखते हुए बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यवहारों को रोकने के लिए आयोग की स्थापना करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं कंपनियों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम से पहले भारत में प्रतिस्पर्धा का कानून जो एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, परंतु यह कानून कई मामलों में बेअसर साबित हुआ, जिसकी वजह से 2002 में MRTP एक्ट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित कर दिया गया। सन 2007 व 2009 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन भी इस अधिनियम के तहत किया गया। CCI एक स्वतंत्र निकाय है जिसे अर्ध न्यायिक शक्तियां मिली हुई है। प्रतिस्पर्धा कानून को अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ व चीन व रूस में एंटी मोनोपोली लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा का अर्थ बाजार को एक स्थिति से जिसमें विक्रेता लाभ, बिक्री, बाजार के हिस्से संबंधी कारोबारी उद्देश्यों को हासिल करने हेतु खरीदार का संरक्षण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करता है। अतः यह बाजार में प्रभुत्व प्राप्त करने या प्रतिफल तथा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक उद्यम द्वारा दूसरे व्यापार उद्यम के लिए विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने का रूप है। इसी बुनियाद पर बाजार व्यवस्था कार्य करती है।
बाजार अर्थव्यवस्था को कारगर करने के लिए प्रतिस्पर्धा को मुक्त एवं निष्पक्ष होना जरूरी है। ऐसी प्रतिस्पर्धा नवीन परिवर्तनों एवं उत्पादकता को प्रेरित करती है। वह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा देती है, लागत कम करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, वृद्धि एवं विकास में तेजी लाती है। पर्याप्त रक्षा उपायों के अभाव में कई उद्यम एवं अल्पकालिक लाभों के लिए अनुचित व्यापार अपनाकर वो बाजार को कमजोर बना देते हैं, जिसकी वजह से बाजार को विकृत करने वाले व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा रोधी शक्तियां अर्थव्यवस्था में लाभप्रद प्रतिस्पर्धा के कार्यकरण में बाधा डालती हैं। अतः लाभप्रद प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने हेतु देश में आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नीति बनाई गई है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है एवं स्थायित्व प्रदान करके उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। If we talk about the Competition Act, its evolution and development, the first Indian Competitive Act was enacted in 1969, which was known as Monopoly Restrictive Trade Practices Act 1969, and the genesis of the Monopoly Restrictive Trade Practices Act 1969 is traceable to the Article 38 and 39 of the Constitution, the directive principles of the state policy. Those lays down the inter alia that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting the social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of the national life, and state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as to serve the best common for the people, and that the operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth and means of production to the common detriment, and the legal framework dealing with the competition in India spread over other legislations beside the Monopoly Restrictive Trade Practices Act 1969. Other the legislations dealing with the competitive includes Consumer Protection Act 1986, पेटेंट एक्ट 1970, ये सब उसी से ही संबंधित हैं। यदि हम कंपटीशन लॉस के इवोल्यूशन या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इससे पहले भी 1969 में MRTP एक्ट के नाम से एक एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम से पहले भी भारत में प्रतिस्पर्धा का वो कानून जो एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार अधिनियम के नाम से जाना जाता था 1969 में लाया गया था। और ये जो एक्ट लाया गया था 1969 में, इसकी जो जेनेसिस थी, इसकी जो जड़ थी, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 38 एवं 39 के अंदर देखी जाती है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यदि हम देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 राज्य को एक कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने के बारे में कहता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रोटेक्ट द लॉ, मतलब वहाँ पे उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वहाँ से सोशल ऑर्डर की बात भी की गई है और ये कहा गया है कि ज़्यादा से वहाँ पे हर व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो समझौता अधिनियम है इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में ये कहा जा रहा है कि हमारी जो स्टेट है उसको कुछ इस तरह की सिक्योर करने की बात की गई है, वहाँ पे लोगों के अधिकार को सिक्योरिटी की बात की गई है। और ये कहा जाता है कि हमारे जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका जो ओनरशिप है, उनका जो कंट्रोल है, वो कम्युनिटी के हाथ में इस तरह से दिया जाना चाहिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से बंटवारा किया जा सके और उनका यूज अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जा सके। दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ये नहीं है कि वो वहाँ पे जो धन है या वहाँ पे जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाए, वो एक हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि यह हमारा जो समझौता अधिनियम है ये लाया गया था। यदि हम इसके लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द कंपटीशन ऑफ इंडिया स्प्रेड ओवर द लेजिस्लेशंस, यदि हमारा इसी को एक कानूनी इफेक्ट देने हेतु MRTP एक्ट के नाम से, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के नाम से एक कानून 1969 में लाया गया था। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य या हम ये कहेंगे कि सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यवहार को रोकने के लिए आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, भारत के बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना एवं बनाए रखना। तीसरा, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। चौथा, भारत के बाजारों में प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
अगला हम इसका उद्देश्य क्या कहेंगे, प्रतिस्पर्धा रोधी करारों को निषिद्ध करना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। 21 जून 2012 को सीसीआई ने अपने एक निर्णय में 11 सीमेंट कंपनियों में व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए 6,000 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया था। इसी तरह से यदि आप देखें, यदि हम इसके ऊपर द सेक्शन 3 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट, यदि हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, दैट प्रोवाइड्स अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइड डायरेक्ट्स एंड सेल एक्ट सेल अप्लाई टू, ये जो कानून है ये उन सभी पे अप्लाई होगा। कौन कौन से वो बताए गए हैं, प्रतिस्पर्धा का जो करार है ये उन सभी पर अप्लाई होगा जो उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, विकिरण, अधिग्रहण या वस्तुओं के नियंत्रण या सेवाओं का प्रावधान के संबंध में जो भारत में या भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने का कारण है या कारण बन सकते हैं। उन्हें किसी भी उद्यम या उद्यमों के संगठन या व्यक्ति या व्यक्तियों के संगठन को रोकने के लिए एक समझौते में दर्ज करने के लिए उपरोक्त निषेध में उल्लंघन में दर्ज किए गए सभी ऐसे समझौते अमान्य होंगे। अंडरटेकिंग्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट कंपनी, ए कॉर्पोरेशन, एक रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी, अंडरटेकिंग द मैनेजमेंट ऑफ विच हैज बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उन सभी पे अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो ये एक्ट ट्रेड यूनियंस या जो अदर एसोसिएशंस ऑफ द वर्कमैन या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 3 के तहत कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया, कुछ ऐसी अंडरटेकिंग्स के बारे में बताया गया जिन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 3 दैट सेज दैट कि दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, ये किस पे अप्लाई नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, अंडरटेकिंग्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, a government company, a corporation, a registered cooperative society, undertaking the management of which that has been taken over by the central government. That this means an undertaking which is owned and controlled by the central government. आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग यदि उसका जो कंट्रोल है यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दूसरा मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन या फिर कोई ऐसे एसोसिएशन जो वर्कमैन के द्वारा बनाया जाता है, या फिर इसके अलावा आप देखेंगे फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। Under the Y notification dated 27/9/1991, the government has directed that the provisions of the MRTP Act shall apply to all the undertaking. यदि हम देखें कि 27 सितंबर 1951 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो MRTP एक्ट है ये उन्हीं सब पे लागू होगा, उन सभी अंडरटेकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होगा जो कि कहीं ना कहीं सेक्शन 3 के अंदर जिनका जिक्र किया गया है। यदि हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 के अंदर ये कहा गया है कि ये आप उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण, विकिरण, अधिग्रहण, वस्तुओं के नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में जो भारत या भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक प्रतिकूल असर डालने का कारण है या कारण बन सकते हैं, उन्हें किसी भी उद्यम या उद्यम के संगठन या व्यक्तियों के संगठन के लिए एक समझौते में दर्ज करने के लिए कानून नहीं होना चाहिए। उपरोक्त निषेध के उल्लंघन में दर्ज किए गए सभी ऐसे समझौते अमान्य होंगे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि कोई भी उद्यम या उद्यमों का संगठन या व्यक्तियों का संगठन या फिर माल के उत्पादन प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन, नियंत्रण या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में कोई ऐसे करार नहीं करेगा जिससे भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसी का सेक्शन 3 का क्लोज 2 ये कहता है कि इसके उपबंधों में उल्लंघन में किए गए कोई भी करार, यदि कोई करार किया जाता है, कोई भी समझौता किया जाता है तो वो शून्य होगा। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शन 3 का क्लोज 3 ये कहता है कि ऐसे उद्यम या उद्यमों के संगमों या व्यक्तियों के संगमों के बीच किसी व्यक्ति या उद्यम के बीच किया जाने वाला कोई ऐसा करार या किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम जिसमें उत्पादन के संघ भी हैं जो समरूप माल के व्यापार या सेवाओं की व्यवस्था के रूप में लगे हुए हैं, द्वारा किया गए कोई भी ऐसा व्यवहार विनिश्चय हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय एवं विक्रय की कीमतों को अवधारित करता हो। जिसमें ये कहा जाता है कि भी यहाँ पे कोई भी ऐसा उद्यम या उद्यमों का संगठन नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऐसा कोई भी सेवाओं को देने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उनकी व्यक्तियों की जो वस्तु है या जो सेवाएं हैं उनकी कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके क्रय या विक्रय की कीमतों को अवधारित करता हो। कोई ऐसा कुछ करार नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कहा गया है, उत्पादन प्रदाय बाजार, तकनीकी विकास,
विनिधान या सेवाओं की व्यवस्था को परिसीमित या नियंत्रित करता हो। ऐसा कोई करार नहीं होना चाहिए, यदि वो होता है तो शून्य माना जाएगा। बाजार के भौगोलिक क्षेत्र, वस्तुओं सेवाओं के प्रकार, या बाजार में ग्राहकों के संरक्षण या किसी अन्य प्रकार के तरीकों के आवंटन के जरिए बाजार या उत्पादन के स्रोत या सेवाओं के प्रावधान शेयर करता हो। इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से बोली में हेरा फेरी या कपटपूर्ण बोली के परिणाम देता हो, तो उन पर ये करार जो है वहाँ पे इस तरह का जो भी करार किया जाएगा, जो मैंने आपको सारे बताए हैं, वो सब करार शून्य होंगे। यदि संयुक्त उद्यमों के जरिए कोई ऐसे समझौते आते हैं, यदि इस प्रकार के समझौते से उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, माल के अधिग्रहण या नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान में दक्षता बढ़ती है, तो ऐसे इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता नहीं माना जाएगा। हाँ, यदि उससे उनका फायदा हो रहा है, यदि उनसे उनकी दक्षता बढ़ रही है, उनकी स्किल में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो वो आपका वो जो समझौता किया जा रहा है उसको प्रतिस्पर्धा विरोधी नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 3 के तहत ही कहा गया है। If we talk about the why do we need competition in the market, हम भी कंपटीशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ बाजार की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें विक्रेता लाभ, बिक्री या बाजार के हिस्से संबंधी कारोबारी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए खरीदार का संरक्षण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करता है। कंपटीशन इज नाउ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट मीन ऑफ ensuring the consumer access to the broadest range of the services at the most competitive prices। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो उपभोक्ता है उनको सही रेंज में अच्छी सर्विसेज दी जा सके, सही कीमत में। प्रोड्यूसर विल हैव द मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट। यदि हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो वहाँ पे बाजार में प्रभुत्व प्राप्त करने या प्रतिफल अथवा लक्ष्य हासिल करने के लिए एक उद्यम द्वारा दूसरे व्यापारिक उद्यम के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने का रूप है। इसी बुनियाद पर बाजार व्यवस्था कार्य करती है। बाजार अर्थव्यवस्था को कारगर होने के लिए प्रतिस्पर्धा को मुक्त एवं निष्पक्ष रखना जरूरी है। ऐसी जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं नवीन परिवर्तनों एवं उत्पादनों को प्रेरित करती हैं। वे उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा की गारंटी देती हैं। यदि हम देखें जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो लागत कम करती हैं एवं गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करती हैं, वृद्धि एवं विकास में तेजी लाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कार्य भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा ही करती है। पर्याप्त रक्षा उपायों के अभाव में यदि कोई उद्यम अपने अल्पकालीन लाभों के लिए अनुचित व्यवहार अपनाता है तो वो कहीं ना कहीं उस बाजार को कमजोर बना देता है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पे पड़ता है। परिणाम स्वरूप बाजार को विकृत करने वाले व्यवहार और प्रतिस्पर्धा रोधी शक्तियां अर्थव्यवस्था में लाभप्रद प्रतिस्पर्धा के कार्यकरण में बाधा डालती हैं। अतः लाभप्रद प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नीतियां बनाई जाती हैं, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उसको स्थायित्व प्रदान करके उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हितों की संरक्षण करती है। प्रोड्यूसर विल हैव द मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेटिव रिड्यूस देयर कॉस्ट। यहाँ पे जब प्रतिस्पर्धा सही रहेगी तभी वो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव ले पाएंगे इनोवेशन का। इसके अलावा आप वो देखेंगे तो वहाँ पे जो कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी वस्तु उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाएगी। कंपटीशन डज प्रमोट्स एलोकेट्स द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बट ऑल दिस रिक्वायर्स हेल्दी मार्केट कंडीशन। वहाँ पे वो एक हेल्दी मार्केट कंडीशन मिलेगी हमें। एंड द गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब आर इंक्रीजली ट्राइंग टू रिमूव द मार्केट इम्परफेक्शंस। यहाँ पे जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि इस तरह की जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जितनी भी प्रैक्टिसेस है उनको रोका जाना चाहिए, जिससे एक अच्छा मार्केट उपभोक्ताओं को मिल सके। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंज्यूमर गेट वाइड रेंज ऑफ प्रोड्यूसर्स। यदि प्रतिस्पर्धा सही से कार्य कर रही है वहाँ पे प्रतिस्पर्धा के अंदर वहाँ पे प्रोड्यूसर का भी फायदा है, उपभोक्ताओं का भी फायदा है, और वहाँ पे जो जितने भी कंज्यूमर होंगे उनको सही रेंज में अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल पाएगी। एंड प्रोड्यूसर टेक स्टेप्स फॉर इनोवेटिव, जिसका सीधा फायदा यही होगा कि वहाँ पे जो उपभोक्ता है वो भी अपने कार्य को सही ढंग से करेंगे और वो भी इनोवेशन के अंदर कहीं ना कहीं अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड मीट द कंज्यूमर डिमांड। इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स
गुड्स और क्वालिटी की जो सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा कंपटीशन प्रिवेंट द मोनोपोली इन द मार्केट, वहाँ पे एकाधिकार जो वस्तु पे लगा दिया जाता है, अपनी मनमानी कीमत उनसे वसूली जाती है, वो नहीं कर पाएंगे। इससे मोनोपोली जो है वो उसको रोका जा सकता है। इट लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये इसका सीधा प्रभाव यही होगा कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिलेगा। If we talk about the Competition Act 2002, this is an improvement on the MRTP Act। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपटीशन एक्ट लाया गया है ये MRTP एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो कंपटीशन पे कानून जो लाया गया था वो 1969 में MRTP एक्ट के नाम से लाया गया था, जिसको हम कहते हैं एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। दिस वाज द फर्स्ट एक्ट रिलेटिंग टू द कंपटीशन इन इंडिया। द प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द MRTP एक्ट क्या था? यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते तो मेन उद्देश्य जो था MRTP एक्ट का, उसका मेन उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यवहार को रोकना। The principal objective of the MRTP Act was to prevent the concentration of the economic power to the common detriment to the control the monopoly। वहाँ पे एकाधिकार को रोकना इसका मेन पर्पस था। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेज, एक मतलब वहाँ पे जो व्यापार है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो नीतियाँ हैं उनको रोकना। यहाँ पे क्या कहेंगे, भारत में बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना, उसको बनाए रखना। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, जो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज है उनको रोकना। भारत के बाजारों में प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार को सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा रोधी करारों को निषिद्ध करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना। ये वो सब उद्देश्य हैं जो कहीं ना कहीं MRTP एक्ट से भी जुड़े हुए थे। बट ये जो एक्ट था MRTP एक्ट, वो जो कानून था वो आज की स्थिति पर वो बेअसर साबित हो रहा था, जिसकी वजह से MRTP एक्ट को रिप्लेस करके 2002 के अंदर कंपटीशन एक्ट उसके स्थान पे ला दिया गया। तो MRTP एक्ट वाज पास्ड इन 1969। यदि हम देखें तो MRTP एक्ट जो था वो 1969 में लाया गया था। एंड इट एंश्योर्स द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 है, वो इसका बेस है जिसके आधार पे ये लाया गया था। हाउ एवर ऑल द वर्ल्ड इट वॉज फाउंड दैट प्राइवेट मोनोपोलीज कैन बी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इकोनॉमी। जो प्राइवेट मोनोपोली होती है, प्राइवेट जो एकाधिकार होता है किसी भी वस्तु पे, कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। इट वॉज फेल्ड एट, ये पाया गया कि वहाँ पे यदि हम ये चाहते हैं कि बाजार के अंदर निष्पक्ष रूप से कंपटीशन और पूरी तरह से मतलब कंपटीशन सही ढंग से चले, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो इकोनॉमी है वो हेल्दी रहे, तो वहाँ पर इस प्रकार के अधिनियम का होना जरूरी है। इफ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट, आप इसको पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये भारत के जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर भी हेल्प करता है। टू एंश्योर द फ्री एंड फेयर कंपटीशन, यहाँ पर हमारे बाजार में मतलब मुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धाओं को होने से रोकता है जो कहीं ना कहीं हमारे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कोई व्यक्ति अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका गलत फायदा ना उठा पाए, उसे होने से रोकती हैं। टू डिक्लेयर द कम्बिनेशन वाइड इफ इट हैज एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द, और इस तरह के कम्बिनेशन, यदि कोई इस प्रकार का कम्बिनेशन या इस प्रकार का कोई समझौता किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये क्या करती है, उसको वाइड घोषित कर देती है। इसके अलावा टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट, भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं का संरक्षण करना। एंड टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिस इन द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, हमारे बाजार के अंदर मतलब व्यापार की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही है कि व्यापार जो है वो स्वतंत्र रूप से मतलब होना चाहिए और सबका जो पार्टिसिपेशन है वो पूरी तरह से होना चाहिए। तो टू प्रोवाइड एंड एस्टेब्लिश द कंपटीशन कमीशन, इसके अलावा CCI की स्थापना करना, जिससे कि यदि कोई गलत कार्य करता है, कोई इस तरह का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको रोका जा सके। टू डील विद द मैटर कनेक्टेड विद, या फिर इस तरह के जो मैटर जो कहीं ना कहीं इस तरह की यदि कोई कंडीशन पाई जाती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.